हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चंस है, जो मेंस से रिलेटेड 67 बीपीएससी या सीडीपीओ दे रहे हैं उनके लिए प्रस्तावना से एक मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि भारत में शामिल संविधान के प्रस्तावना का महत्व एवं संवैधानिक स्थिति की चर्चा करें और इसमें शामिल दर्शनों को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया है। तो जब आप लिख रहे हैं तो भूमिका को लिखने के समय आप भूमिका को एक स्पेशल इम्पैक्ट देने का प्रयास कीजिए, ताकि यह जो वही है जो आपकी फेस वैल्यू बने। तो दोस्तों, भूमिका में आप लिख सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना प्रकाश पुंज की भांति इतिहास के उद्दीप्त विचारों की अवधारणा है, जो संविधान के प्रवेश द्वार के रूप में लक्ष्य, उद्देश्य और आदर्शों को प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देता है। इसमें जनता की स्रोतों की शक्ति, जैसे हम भारत के लोग, के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का संगम मिलता है। निश्चित रूप से दोस्तों, जब आप इस पॉइंट को लिखिएगा तो पढ़ने वाले को थोड़ा है जो आपके प्रति अट्रैक्शन है जो जरूर मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि न्यायविदों के अनुसार जहां संविधान अस्पष्ट है, उसकी व्याख्या की कुंजी के रूप में प्रासंगिकता को दिखाता है। आप जानते हैं दोस्तों कि जो संविधान का जो प्रस्तावना है वो है जो एक दर्शन के साथ साथ जो संविधान सभा, जो संविधान का जो गठन हुआ था, उनके दूरदर्शी और जो आने वाली समस्याओं का के विचारों के उत्पत्ति के रूप में है जो उसको देखा जाता है। और उसी के आधार पे आज जो भी समस्याएं आई, जो भी संविधान संशोधन हुए, जो भी अस्पष्टता दिखाई दी, वो है जो कहीं ना कहीं उसे प्रस्तावना को बहुत बड़ा रोल के रूप में है जो देखा जाता है। तो आप है जो इसको भूमिका में लिख सकते हैं। प्रस्तावना का महत्व को संविधान निर्माता की दूरदर्शी दीर्घकालीन बदलते परिवेश में संविधान की जीवंत आत्मा का परिवेश का सागर है। दोस्तों, बहुत वर्ड की सिलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमारा लोकतंत्र है जो विकसनशील रही है। ये नहीं कि हमारा जो संविधान में दिया गया था उसी को लेकर चल रहे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ी हमने संशोधन किया, जहाँ ज़रूरत पड़ी हमने हटाने का भी प्रयास किया। तो बहुत सारी चीज़ है, तो इसलिए हमारा जो संविधान है वो है जो विकसनशील है, ना कि स्थिर है। इसीलिए इसे जीवंत लोकतंत्र की है जो संज्ञा है जो दी गई है, जो वर्तमान अस्पष्टता को दूर करता है और अपनी शक्ति को विचारों के माध्यम से उल्लेख करता है। वर्तमान भविष्य में कोई संशोधन इसमें है जो नहीं कर सकती है। माने इस तरह की है जो धारणा है जो प्रस्तावना के अंदर में है जो दिया गया है। जहां संविधान को समझने में संदेह होगा वहां प्रस्तावना की जरूरत पड़ती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना संविधान का है जो भाग माना है। संवैधानिक स्थिति, संविधान की संवैधानिक स्थिति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या की गई है जो शक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान के किसी भाग की शक्ति नहीं देती है और न उसे प्रयोग करने देती है। प्रस्तावना किसी संविधान के किसी भाग को शक्ति नहीं देती है और उसे है जो उसका प्रयोग करने देती है। वो है जो उस समय की जो भी स्थिति है उस समय के अनुसार है जो वहाँ पर है जो आपको देखने को मिलता है। प्रस्तावना सरकार और संसद की शक्ति प्रदान नहीं करता है। जो सरकार की भी कोई शक्ति नहीं देता है और न संसद की कोई शक्ति देता है। वो है जो एक है जो दस्तावेज के रूप में है और वो है जो दूरदर्शी के रूप में दीर्घकालीन समस्याओं को समझने और उसको उल्लेख करने के रूप में है जो प्रस्तावना को है जो प्रयोग किया जाता है। और बहुत सारे केसों में है जो इसका है जो उल्लेख किया गया है। उदाहरण के रूप में बेरोबारी केस 1960 की अगर बात किया जाए तो यूनिटी और सॉवरेनिटी के बीच में जो क्लेश था उसको है जो उन्होंने है जो दूर किया है। इसमें प्रस्तावना के आधार पर दोनों शब्द की प्रासंगिकता के आधार बनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। इसलिए संवैधानिक प्रधान में शक्ति का प्रयोग प्रस्तावना के आधार पर है जो नहीं किया जा सकता है। यह है जो बेरोबारी केस में है जो दोस्तों है जो यह जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। संविधान का भाग है जो उसमें नहीं माना था। केशवानंद भारती केस में अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता और संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। किसी भी भाग में व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया
जा सकता है। यह जो केशवानंद भारती का जजमेंट था दोस्तों। एसआर बम्बई केस प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण भाग बोला और इसमें पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द को मूल संरचना मानते हुए संवैधानिकता स्थिति को स्पष्ट किया। एलआईसी ऑफ इंडिया प्रस्तावना की समता को मूल संरचना मानते हुए प्रस्तावना में सबसे महत्वपूर्ण भाग माना। एलआईसी ऑफ इंडिया का एक केस था दोस्तों, एक पॉलिसी थी जो असमानता को दिखाता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉलिसी को रद्द कर दिया था। और इसमें है जो गुजरात के एक एनजीओ ने है जो इसके प्रति है जो एक पीआईएल दाखिल किया था। तो आप है जो उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं जाने। चलिए दर्शन में आते हैं दोस्तों। तो दर्शन को हमने बांटा है संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष के रूप में। संप्रभुता संपन्न का मतलब होता है आर्थिक एवं बाह्य मामले में संप्रभु। आप जानते हैं दोस्तों कि भारत है एक संप्रभु देश है। 1947 से पहले संप्रभु नहीं था, क्या है कि भारत के आंतरिक और बाह्य मामले में शक्ति लेने की क्षमता है जो नहीं थी। अपवाद इसमें भी है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि को छोड़कर जो राष्ट्रीय हित के लिए हो, अंतर्राष्ट्रीय संधि में वो है जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो उसके अनुसार है चलना पड़ता है। तो वहाँ अपवाद में है जो संप्रभुता कहीं ना कहीं भंग होती है। तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। उदाहरण यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रबंध भाग 3 368 के आधार पर बांग्लादेश सीमा में लेन देन। तो ये सब है जो कुछ उदाहरण है जो आप है जिसमें दे सकते हैं। समाजवादी शासन एवं प्रशासन सरकार के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, जिसे भूमि, जमींदारी, प्रिवी पर्स है जो ये सब जैसे है जो उदाहरण आप इसमें दे सकते हैं। खत्म करके समाज में समानता लाने की बात की। संविधान में पंथ निरपेक्ष पहले से मौजूद था, लेकिन 1976 में इसे जो जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष पश्चिमी सभ्यता और पंथ निरपेक्ष का मतलब है कोई धर्म नहीं, भारत का कोई धर्म नहीं है। राजीव भार्गव द्वारा राज धर्म से दूरी धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। यहाँ आप कोट कर सकते हैं राजीव भार्गव को। लोकतांत्रिक गणराज्य ये कैसे है जो दोस्तों है जो प्रत्यात्मक जन भागीदारी और विचार मूलक लोकतंत्र को कैसे जो चेक बैलेंस करता है, शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत और शक्ति का बंटवारा सिद्धांत। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में है जो बात हमें करना चाहिए, किस तरह से है जो भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दर्शन में सामाजिक आर्थिक न्याय जैसे दर्शन जनता के अधिकारों तथा स्वतंत्रता को सशक्त बनाता है, जिससे सर्वांगीण विकास किया जा सके। अब स्वतंत्रता कौन कौन सा है दोस्तों, आप उसके जो थोड़ा सी चर्चा कर दीजिए, ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, आप इतना लिखिएगा बहुत चलेगा। तो स्वतंत्रता, समानता, न्याय के बारे में यहाँ पर लिख दीजिए। आर्टिकल आप जानते हैं उसमें जो आपकी हो जाएगी। प्रस्तावना के दर्शन में बंधुता की बात की गई है, जिसमें भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक स्तर पर विविधता के समरसता और भाईचारे के रूप में है जो इंगित करता है। और भारत अनेकता के एकता के रूप में संस्कृति, धर्म, जाति, संप्रदाय के साथ विविधताओं तथा एक पेड़ की भांति खड़ा है, जो प्रधानता मजबूत संविधान की दर्शन की ओर है जो इशारा करता है। एक है जो आप पेड़ की तना और शाखा के बीच के रिलेशंस को आप है जो बता दीजिए, निश्चित रूप से है जो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। इन सभी तथ्यों के आधार पर कंक्लूजन कर रहे हैं कि प्रस्तावना के दर्शन को सारघर्मित रूप से आधारभूत संरचना की प्रकृति, जीवंत, विकसनशील, भविष्यगामी प्रारूप के रूप में दिखाई पड़ता है। जो 104 संशोधन दोस्तों 104 है, अब 105 हो गया है, उसको आप 104 से 105 कर दीजिएगा। संविधान के आधारभूत संरचना के रूप में संविधान निर्माताओं की दूरदर्शी का परिणाम है जो प्रासंगिक है। तो दोस्तों मैंने है जो इसको आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से है जो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।